स्वागत है आपका केजी एक्सप्लेन में। ये स्टोरी है यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यंग भाई, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। अर्जुन दर्द भरी आवाज में हकलाया। गलतफहमी? आरव ने ठंडी सांस के साथ मजाक उड़ाया। तारांकन बैंग, तारांकन। अगले ही पल आरव की लाठी सीधे अर्जुन के सिर पर पड़ी। अर्जुन मुंह के बल गिर पड़ा। फिर आरव मुड़ा और एक टैक्सी की ओर बढ़ चला। भाई ठीक हो ना? लेकिन टैक्सी तक पहुंचने से पहले ही टैक्सी का दरवाजा खुला और एक लड़की ने आगे बढ़कर आरव को जकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये लड़की और कोई नहीं, तारांकन, सिया तारांकन थी। सस, मैं ठीक हूं, चलो चलते हैं। लड़ाई के दौरान आरव पूरी तरह फोकस में था। दर्द महसूस नहीं हुआ। जैसे ही रुका, सारे शरीर में दर्द एक साथ उभर आया। सिया के चिपकने से चोट वाले हिस्से पर जोर लगा। आरव की सांस अटक गई। फिर भी उसने जल्दी से मुस्कुराकर कहा। सिया ने तब समझ लिया। वह झटके से पीछे हटी और पूरी तरह हक्की बक्की दिखने लगी। वह टैक्सी के अंदर से पूरी लड़ाई देख रही थी। आरव पर कितनी लाठियां पड़ी, उसका दिल टूट गया था और खुद को बहुत दोष दे रही थी। अगर उसकी वजह से न होता तो आरव कभी इन लोगों से न लड़ता। सिया के सोच में डूबने से पहले ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे एक मिनी वन की ओर ले गया। दोनों ने चेक किया कि वैन खाली है, फिर अंदर चढ़ गए। आरव ड्राइवर सीट पर बैठ गया, सिया पैसेंजर सीट पर। अगले ही मिनट मिनी वन चल पड़ी। नाइटिंगेल बार सेक्टर 15 की मेन स्ट्रीट पर नहीं था, लेकिन बहुत पास था, इसलिए वहां इतना रश रहता था। बस 2 मिनट में आरव ने वैन को सेक्टर 15 की मुख्य सड़क पर ले आया। चलो, आरव ने निर्णायक तरीके से गाड़ी पार्क की और दोनों उतर गए। 1 घंटे बाद होटल के कमरे में बेड पर। ये सब मेरी वजह से हुआ। भाई को इन लोगों से लड़ना पड़ा। सिया की आंखें लाल थीं। वह बहुत ध्यान से आरव की चोटों पर दवा लगा रही थी और रोने की आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी। पूरे बदन पर नीले काले निशान थे, एक भी जगह साफ नहीं बची थी। पगली, अगर तूने किसी से पैसे उधार लिए थे तो मुझे बता, क्यों नहीं दिया? और अगर पैसे की बात नहीं बतानी थी तो जब वो लोग वापस मांगने आए तब भी चुप क्यों रही? आरव ने हल्के से सांस छोड़कर सिया के सिर पर हाथ फेरा। भाई को कैसे पता चला? सिया ने आंखें चौड़ी की। अगर मैं आज बार में नहीं गया होता तो वो लोग तेरा फायदा उठा लेते। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। मतलब किसी ने मेरी साजिश रची थी? सिया तेज लड़की थी, तुरंत समझ गई और हैरान होकर बोली। अब सारी अजीब संयोग समझ आ रहे थे, इसलिए तारांकन अजय तारांकन इतना गुस्सा था। सिर्फ कुछ बेइज्जती वाली बातें की थीं, फिर भी आरव ने इतना बुरा बदला लिया। सब कुछ क्लियर हो गया। सिया ने आरव की हर बात मान ली। उस पल उसका दिल भर आया। भाई उसके लिए इतना गुस्सा हुआ था, इतना केयर करता था। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया और बार में सुनी हुई सारी बातें सिया को बता दी। सिया सुनकर ठिठक गई। भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर वो बार में नहीं होते तो उसका क्या हाल होता, सोच भी नहीं सकती। इस सोच से ही उसे गुस्सा आ गया। मुझे यकीन नहीं, तारांकन अजय तारांकन ने इतना बड़ा कदम उठाया। उसने कभी सोचा नहीं था वो लोग अभी भी स्टूडेंट हैं। सिया ने सोचा था कि अजय को रिजेक्ट करने के बाद वो पीछे हट जाएगा। कभी कल्पना भी नहीं की कि वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिल जाएगा, बस उसे जबरदस्ती करने के लिए। ये तो अपराध था। दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी तू सोचती है, आरव ने सांस लेते हुए कहा। जहां लोग होते हैं वहां लड़ाई झगड़ा होता ही है। तू किसी को नहीं छेड़ती, लेकिन कोई तुझे छेड़ सकता है। पहले भी आरव को सेक्टर 15 में अपना नाम बनाते वक्त बहुत साजिशें झेलनी पड़ी थी। और 1 महीने पहले जब वो हाई इमिटेशन मार्केट में गया था तब भी कितने लोग उसे टारगेट कर रहे थे। आखिर में सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वैसे भाई, तू आज उस बार में क्यों गया था? क्या मूड खराब था? आरव के सांस छोड़ते देख सिया को कुछ समझ आया और वो जल्दी से पूछ बैठी। मूड खराब नहीं था, कुछ काम था बार में, आरव हंसकर बोला। वैसे एक बात बतानी थी तुझे। क्या? सिया थोड़ी शांत हुई, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव कभी बार नहीं जाता, आज क्यों गया? क्या उसे पता था कि सिया आज जा रही है, इसलिए गया? ये संभावना बहुत मजबूत लग रही थी और अब बोल रहा था कि कुछ बात बतानी है। क्या भाई ने आखिरकार सोच लिया है? उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आरव इतना गुस्सा हुआ था क्योंकि वो बहुत केयर करता था। सारी कन्फेशन वाली स्ट्रेटेजी याद आई जो उसने पढ़ी और देखी थी।
सिया का चेहरा लाल हो गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन सी टीनेज लड़की प्यार की ख्वाहिश नहीं रखती। हमेशा से वो चुपके चुपके आरव को पसंद करती थी, लेकिन उम्मीद थी कि एक दिन आरव खुद कन्फेस करेगा। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की एजेंसी ले ली है और उनमें से एक बहुत तेजी से बिक रहा है इन दिनों। काफी अच्छा पैसा आया है, लगभग तारांकन मिलियंस तारांकन में, आरव ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। उसने अमाउंट छुपाया नहीं, क्योंकि उसने सिया को अपना मान लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिया फिर से कुछ छुपाए। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो बहुत देर हो जाएगी पछताने में। लेकिन यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम की बात उसने बिल्कुल नहीं बताई। ये सिया पर शक नहीं था, बल्कि इतनी बड़ी चीज जितने ज्यादा लोग जानते हैं उतना ज्यादा रिस्क। अभी वो इतना ताकतवर नहीं था, जब ताकतवर हो जाएगा तब बता देगा। सिया हैरान रह गई, उसने ये उम्मीद ही नहीं की थी। वो तो इतनी शर्मिंदा हो चुकी थी कि नंबर भी ध्यान नहीं दिए। भाई ने कुछ प्रोडक्ट्स की एजेंसी ली है और सेल्स बहुत अच्छी चल रही है। मुझे खुशी हो रही है तुम्हारे लिए। सिया ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, चेहरा पूरी तरह लाल। तब जाकर सिया को याद आया कितना अमाउंट बोला था। वो तुरंत ऊपर देखती हुई बोली, भाई तूने अभी कितना पैसा बोला था? हे कुछ मिलियंस, इसलिए आगे से कोई भी बात छुपाना मत समझी। आरव हंसकर बोला और प्यार से सिया के सिर पर हाथ फेरा। क्या पगली है ये, कई मिलियन। इस बार सिया को यकीन हो गया कि उसने गलत नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी। बस कुछ दिनों में आरव ने कई मिलियन कमा लिए। ड्रग तस्करी भी इतनी तेजी से पैसा नहीं कमा सकती ना। वो जानती थी कि आरव पिछले 5 साल से बहुत मेहनत कर रहा था और बस 1-2 मिलियन की दौलत ही कमा पाया था। कई मिलियन, ये उसके लिए सच में शॉकिंग था। रुकिए, ड्रग तस्करी? बात। सिया का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। क्या उसके आरव ने कुछ गलत कर दिया? इतनी बुरी तरह पिटना, उसका व्यवहार बदलना, रिस्क लेना, और अभी जो उसकी ताकत देखी। मानना पड़ेगा कि इस पल सिया बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई थी। आरव, आज तू बार में गया था, क्या तूने? सिया की आवाज कांप रही थी। अगर आरव ने सच में कुछ गलत किया तो वो क्या करेगी? सिया का दिमाग पूरी तरह उलझ गया था, लेकिन जल्दी ही उसने ये ख्याल झटक दिया और खुद को तसल्ली दी। आरव हमेशा उसका आरव रहेगा, चाहे कुछ भी गलत कर ले, वो फिर भी उसका प्यारा आरव है। लेकिन ड्रग तस्करी सच में बहुत बुरा है। अगर आरव ने किया तो वो उसे समझाएगी। अगर आरव न माने तो भी वो उसके साथ रहेगी, चाहे वो कुछ भी करे। सिया ने मन में ठान लिया। उसके ख्याल बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। आरव और सिया बहुत लंबे समय से साथ थे, एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। छोटी छोटी एक्सप्रेशन या हरकत से भी एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। आरव कैसे नहीं समझ सकता था कि अभी सिया क्या सोच रही है। ये सोचकर आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया। कई मिलियन, सच में अमाउंट थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, लेकिन क्या गलत काम करके इतनी तेजी से पैसा बनता है? कुछ चीजों में तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है ना। अचानक आरव के दिमाग में एक ख्याल आया। किसी वजह से वो जानना चाहता था कि अगर वो सच में कुछ गलत कर ले तो सिया क्या करेगी। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम मिलने के बाद उसका फ्यूचर बहुत अलग होने वाला था। बहुत मुमकिन था कि वो ताकतवर ताकतों के खिलाफ खड़ा हो। उस वक्त शायद उसे कई तरह के काम करने पड़े। अगर मैं सच में, तो तू क्या? सोचते सोचते आरव रुक गया। क्या आरव ने सच में? सिया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपनी साफ सुथरी मासूम आंखें आरव पर टिकाकर पक्के यकीन से बोली, तू चाहे जो भी करे आरव, मैं तेरे साथ हूं। बस इतना है कि तू हमेशा सुरक्षित रहे। ये बोलकर वो हल्के से आरव को गले लगा लिया। अपना छोटा सा चेहरा आरव की छाती पर टिका दिया और बोली, आरव तुझे पता है, उस दिन जब मैं तुझसे संपर्क नहीं कर पाई, मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत परेशान थी। जब डॉक्टर ने कहा कि तू लगभग मर चुका था, तो मुझे लगा जैसे सांस ही रुक जाएगी। उस पल मैंने खुद से कहा था कि जैसे ही तू होश में आएगा, मैं तुझे कह दूंगी कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, वरना जिंदगी भर पछताऊंगी। कन्फेशन खत्म होते होते सिया की आवाज कांप गई। उसकी भारी भारी सांसें आरव की छाती पर लग रही थीं, चेहरा लाल होकर और ज्यादा लाल हो गया। उसने आरव से अपना प्यार कबूल कर लिया था। इस पल सिया बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। जैसा उसने कहा, वो डर रही थी कि अगर आज नहीं बोला तो शायद जिंदगी भर मौका न मिले। आज की खबर ने उसे और ज्यादा डरा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि आज इजहार न कर पाए तो कल मौका हाथ से निकल जाए। ये मासूम सा कन्फेशन सुनकर आरव का दिल हल्का सा थरथरा गया।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिया इतनी जल्दी कन्फेस कर देगी। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़का, दिमाग खाली खाली हो गया। आरव, क्या तू सिया के इस इजहार को कबूल करेगा? तभी सिया ने अपना चेहरा ऊपर किया और हिम्मत करके आरव के होठों पर एक चुंबन दे दिया। फिर लाल चेहरा लेकर आरव के कंधे पर थोड़ी टिका दी और गले लगाकर फुसफुसाए, तारानकन धड़ाम, तारानकन तारानकन। आरव का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। कितनी देर बाद पता नहीं, आरव ने हल्के से सिया को पीछे किया, उसकी साफ आंखों में देखा और धीरे से वापस चुंबन लौटा दिया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके एक्शन ने सब कुछ कह दिया। दो अनएक्सपीरियंस्ड लोग पहली बार एक दूसरे को अजीब अजीब तरीके से किस कर रहे थे। आरव पहले से ही बिना शर्त का था और सिया से गहरा प्यार करता था। सिया इतनी खूबसूरत थी कि उसकी भावनाएं उबाल पर आ गईं। इस पल वो खुद को और रोक नहीं पाया। अगले ही पल दोनों बेड पर गिर पड़े। नहीं, तेरी चोटें, सिया ने शर्माते हुए विरोध किया। अब मैं ठीक हूं, आरव मुस्कुराकर बोला। एक एक करके उनके कपड़े फर्श पर गिरते चले गए। ... 2 घंटे बाद सिया आरव की बाहों में समेटी हुई थी। दोनों पर सिर्फ एक चादर थी। सिया, मुझे माफ कर देना, तुझे इतना परेशान किया, आरव ने धीरे से कहा, उसकी गीली गीली बालों को सहलाते हुए। थोड़ा अफसोस भी महसूस हो रहा था। ये तो बस एक आम होटल था और उसने उसे यहीं ले आया। दिल में हल्की सी चुभन हुई। वे अभी शादी तक नहीं हुए थे। सिया भले ही ट्रेडिशनल न हो, लेकिन वो अभी भी स्टूडेंट थी। वैसे तो आरव खुद को कंजर्वेटिव मानता था। आजकल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल चुके हैं। कपल्स के लिए इंटीमेट होना आम बात है। कुछ तो जिम्मेदारी भी नहीं लेते। इन सब के मुकाबले वो लोग जो इतना प्यार होने के बावजूद इतने दिनों तक इंतजार कर रहे थे। आरव खुद को बहुत कंजर्वेटिव मानता था। बेड पर चादर पर एक लाल सी बिंदी थी, उनकी मासूम और पाक प्यार की निशानी। आरव, ऐसा मत बोल, मैं अभी बहुत खुश हूं, सिया ने अपना चेहरा आरव की छाती से लगाकर शर्माते हुए कहा। खासकर खुश बोलते वक्त उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो चादर में घुस जाना चाहती है, सिर्फ अपनी सुंदर आंखें बाहर निकली हुई। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, ध्यान हटाने की कोशिश में। आरव, तेरी छाती। तभी सिया ने आरव की छाती में बदलाव देखा और हैरान होकर बोली। प्यार करने से पहले आरव की छाती पर नीले निशान थे, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। पहले वाली चोट का नामोनिशान नहीं था। मेरी छाती। आरव भी अपनी छाती देखकर हैरान रह गया। उसे गहरी चोट लगी थी, लेकिन अस्पताल या कहीं जाने में कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए उसने यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम से मेडिसिनल ऑयल खरीदा था। एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट से 2 बोतलें मिली थीं और उसने सिर्फ एक यूज की थी। महंगी नहीं थी, लेकिन सस्ती भी नहीं। अगर पोर्टेबल चार्जर से कन्वर्ट करें तो एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट से 1000 चार्जर मिलते हैं, मतलब एक बोतल ऑयल करीब 20,000 रुपये की। लेकिन अगर गोल्ड से कन्वर्ट करें तो एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट इक्वल्स 100 ग्राम गोल्ड, यानी एक बोतल सिर्फ 2000 से ज्यादा की। किसी भी हिसाब से उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। सच में ये मेडिसिनल ऑयल, जो यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पर बहुत पॉपुलर है, अपनी कीमत साबित कर चुका था। 2 घंटों में गहरे निशान गायब और जहां लगाया था वहां स्किन भी बहुत बेहतर हो गई। उसने उम्मीद तो की थी कि अच्छा असर करेगा, लेकिन इतना जबरदस्त नहीं सोचा था। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अच्छे न बिके तो ये मेडिसिनल ऑयल बेचकर वो अमीर बन सकता है, बल्कि दूसरी मेडिसिन भी बेच सकता है। जमीन पर बहुत सी बीमारियां हैं जो इनक्यूरेबल मानी जाती हैं। अमीर लोग उनसे बहुत परेशान हैं। अगर वो उनका इलाज दे दे तो बहुत पैसा कमा सकता है। आखिर जिंदगी से ज्यादा कीमती पैसा कहाँ होता है? कई सभ्यताओं में जमीन की ये इनक्यूरेबल बीमारियां छोटी मोटी होती हैं, लेकिन ये सब प्लान करके करना होगा। जब तक वो और ताकतवर नहीं हो जाता, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों से नहीं पंगा लेना चाहता। This medicine is a product I represent. I hadn't realized it worked so well. आरव ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उनका रिश्ता अब पक्का हो चुका था, लेकिन फिर भी आरव ने थोड़ा सोचा और सिया को यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में बताने का फैसला नहीं किया। जैसा उसने पहले सोचा था, ये बात बहुत बड़ी है। जितने ज्यादा लोग जानेंगे, उतना ही खतरा बढ़ेगा। ये इसलिए नहीं कि उसे सिया पर भरोसा नहीं था। आरव, तुम अब दवाई बेच रहे हो? सिया ने हैरानी से पूछा। पहले तो उसका भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करता था, अब फार्मास्यूटिकल बिजनेस। ये तो बहुत बड़ा बदलाव लग रहा था। वैसे भी आरव ने अभी अभी कहा था, मैंने अभी इस दवाई को बेचना शुरू नहीं किया है।
मैं अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ही हूँ, फिलहाल एक पावर बैंक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आरव मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन तुमने तो अभी कहा था। सिया हकलाते हुए बोली, अपनी शंका जाहिर करते हुए। मैंने क्या कहा था? आरव ने आंख मारते हुए पूछा। हाँ, आरव ने तो सचमुच कुछ कहा ही नहीं था। ये बात समझते ही सिया ने प्यार से आरव की छाती पर मुक्का मारा और शिकायत की, अरे तुमने मुझे ट्रिक किया। नहीं किया, आरव हंसते हुए बोला। इसी छोटी सी ट्रिक से आरव सिया के असली दिल की बात और उसका इजहार निकाल पाया। उस पल आरव का मूड बहुत अच्छा था। थोड़ी देर की मस्ती के बाद आरव ने फिर से सिया को समझाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो बहुत सारे लोग ऑर्डर कर देते हैं। मैंने अभी ग्राहकों को प्रोडक्ट दिया भी नहीं है, लेकिन पैसे तो कमाए जा चुके हैं। जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो सिर्फ इसलिए था कि तुम दोबारा ऐसी स्थिति में फंसो मत और मुझे बताओ बिना। आरव ने आखिर में कहा। 6 मिलियन से ज्यादा की सेल्स और 6 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट, ये आंकड़े इतने शानदार थे कि उसे समझाना पड़ा। उसने सिया को सटीक नंबर नहीं बताए, चाहे 2-3 मिलियन हो या 5-6 मिलियन, लाखों तो थे ही। हाँ, आगे से सब कुछ बताऊंगी, सिया खुशी खुशी बोली। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरव कितना कमाता है। बस आरव के साथ रह सके यही उसके लिए काफी था। चलो फिर से। आरव की हाथ सिया के शरीर पर घूमने लगे। वो फिर से उस फॉरबिडन फ्रूट का स्वाद लेना चाहता था। वो हंसते हुए बोला, आह नहीं, दर्द हो रहा है। ... जब वो दोबारा जागा तो अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। जैसे नए नए प्रेमी जो पहली बार इतना करीब आए थे, उन्हें खुद को रोकना नहीं आता था। रात भर जो कुछ हुआ उससे दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए देर से उठे। कई सालों बाद पहली बार आरव इतनी देर से जागा था। अब गोल्ड ड्रैगन बिल्डिंग जाकर स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने का समय निकल चुका था। आरव ने सोचा और फैसला किया कि आज नहीं जाएगा, बल्कि पूरे दिन सिया के साथ बिताएगा। चूंकि सिया अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, आरव ने होटल में रूम सर्विस ऑर्डर कर दी। जब उसके पास थोड़ा फ्री टाइम हुआ तो आरव होटल के रिसेप्शन पर गया। क्या आपका बॉस यहाँ है? आरव ने मुस्कुराते हुए खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट से पूछा। हमारा बॉस? रिसेप्शनिस्ट हैरान हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं हमारे मैनेजर को बुला लेती हूँ। शहर में इतने बड़े होटल की 7 मंजिलें और 200-300 कमरे थे। मुंबई जैसे बड़े शहर में अच्छी लोकेशन पर यह होटल बहुत कीमती था। बॉस हर समय यहाँ नहीं होते, इसलिए उसने सोचा कि शायद आरव को कोई छोटी मोटी समस्या है जो मैनेजर हल कर सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने बॉस से बात करें। मैं होटल के बारे में कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं, आरव ने कहा। दरअसल आरव इस होटल को खरीदने की सोच रहा था। इस होटल का उनके लिए खास महत्व था। वो नहीं चाहता था कि कोई और गेस्ट उनके उस खास कमरे में रुके, इसलिए सोचा क्यों न पूरा होटल ही खरीद लिया जाए। अगर यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम न मिलता तो अपनी मौजूदा पूंजी से भी आरव इस होटल को खरीदने के बारे में नहीं सोचता। पैसे की कमी नहीं होती तो भी होटल इंडस्ट्री का उसे कुछ पता नहीं था। अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना आमतौर पर अच्छा नहीं होता। केवल एक खास याद के कारण इतना फिदा होना बहुत इमोशनल होता। लेकिन अब यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ पैसे कमाना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। तो होटल खरीद लेने में क्या बुराई है? ये तो बस समय की बात है। अगर खरीद लिया तो चाहे होटल प्रॉफिट कमाए या घाटा भी हो, आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अभी मैनेजर से बात करती हूँ और वो हमारे बॉस से संपर्क करेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत सहमति जताई। क्या बात है, इस युवक को देखकर तो लगता नहीं था, लेकिन ये सचमुच बड़े आदमी से बिजनेस करने की बात कर रहा है। मैनेजर को कॉल करते हुए रिसेप्शनिस्ट चुपके चुपके आरव को देखती रही। जल्दी ही 30 की उम्र की एक महिला आई। उसने आरव से गर्मजोशी से बात की। परिचय से पता चला कि वो होटल की मैनेजर अमृता है। नाम भी बहुत अच्छा था। आरव की मंशा जानकर अमृता ने देर नहीं की और तुरंत बॉस से बात की। आरव जी, हमारे बॉस पास ही हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे, अमृता ने फोन रखते ही कहा। धन्यवाद मैनेजर अमृता, आरव मुस्कुराकर बोला। अमृता ने एक वेट्रेस को पानी लाने को कहा। फिर वो आरव के साथ लॉबी में टेबल पर बैठ गईं और होटल की कुछ बेसिक जानकारी बताई। क्या आप आरव जी हैं? एक मिडिल एज आदमी होटल में दाखिल हुआ। आरव को अमृता के साथ बात करते देख वो मुस्कुराते हुए पास आया। ये हमारे बॉस हैं, दिनेश जी, अमृता ने जल्दी से इंट्रोड्यूस किया। हेलो बॉस दिनेश, आरव उठकर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। आरव जी, आप बहुत युवा हैं और फिर भी इतने कामयाब।
आप आम युवकों जैसे नहीं लगते, दिनेश ने हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा और आरव को गौर से देखा। 5 साल की मेहनत और क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएशन ने आरव में एक खास आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। अब यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम मिलने के बाद वो आत्मविश्वास और भी चमकदार हो गया था। आत्मविश्वास अच्छी बात है, बशर्ते घमंड न बन जाए। मैंने सुना कि आप ये होटल खरीदना चाहते हैं, दिनेश ने पूछा। कीमत क्या है? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या आपको हमारे होटल के बारे में ज्यादा जानकारी है? दिनेश मुस्कुराते हुए बोले। खरीदार से ये पूछना एक बेसिक नेगोशिएशन टेक्निक है, इससे सेलर को कीमत तय करने का मौका मिलता है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बस जो मैनेजर अमृता ने अभी अभी बताए वही बेसिक जानकारी है, आरव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उन्होंने सोचा था कि शायद आरव को होटल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये बात सुनकर वो सचमुच चौंक गए कि आरव को इतनी भी बेसिक जानकारी नहीं थी। आरव जी, आपने अचानक ये होटल खरीदने का सोचा कैसे? दिनेश हल्के से हंसते हुए पूछा। क्योंकि इसी होटल में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे अपना प्यार कबूल किया था। मैं नहीं चाहता कि कोई और हमारे उस खास कमरे में रुके, इसलिए सोचा कि पूरा होटल ही खरीद लूं। आरव ने एक पल रुककर मुस्कुराते हुए सच बता दिया। छुपाने में कोई फायदा नहीं था। दिनेश तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कई तरह के जवाब सोचे थे, लेकिन ये वजह तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी। किसी लड़की के इजहार की जगह होने की वजह से पूरा होटल खरीदना, ये तो बहुत ही पावरफुल वजह थी। ऐसा कौन कर सकता है या कर सकता है, सिवाय किसी बहुत अमीर और मनमौजी इंसान के। अगर आरव झूठ नहीं बोल रहा था और नासमझ भी नहीं था, तो वो सचमुच बहुत अमीर इंसान होना चाहिए। और सच कहें तो ये बात झूठ या बेवकूफी जैसी भी नहीं लग रही थी। इसलिए बिना सोचे दिनेश ने आरव को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। लेकिन अब नेगोशिएशन में कीमत तय करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि आरव का फैसला पूरी तरह से मन की मर्जी पर था। अगर दिनेश बहुत ज्यादा कीमत बताएंगे तो आरव मन बदलकर खरीदने से ही मना कर सकता था। मैं आपको होटल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। अमृता ने शायद आपको कुछ बातें नहीं बताई होंगी, दिनेश ने थोड़ा सोचकर कहा। जरूर सुनना चाहूंगा, आरव ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। वो इस बातचीत को लेकर पूरी तरह रिलैक्स था, क्योंकि उसे होटल खरीदने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने में कोई एतराज नहीं था। होटल बिकने के लिए तैयार भी नहीं था और आरव ने सीधे खरीदने की बात की थी, यानी वो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार था। लेकिन अगर वो दिनेश की बात भी नहीं सुनता तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। होटल में 7 मंजिलें हैं, 270 गेस्ट रूम्स, 5 कॉन्फ्रेंस रूम, 1 किचन और 2 रेस्टोरेंट। हर रूम की रेनोवेशन कॉस्ट 20 से 50 हजार तक है। पूरे होटल की रेनोवेशन कॉस्ट लगभग 80 लाख है। लाइसेंस, माल, स्टाफ आदि की दूसरी बेसिक इन्वेस्टमेंट मिलाकर कुल करीब 1 करोड़ रुपए बनते हैं। दिनेश ने हर डिटेल बताई और साथ साथ आरव के चेहरे को गौर से देखते रहे। जब उन्हें आरव के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी तो दिनेश मन ही मन सिर हिलाया। लगता है आरव का होटल खरीदने का इरादा अज्ञानता की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी असली फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। असल में बाहर से शांत दिखने के बावजूद आरव अंदर से काफी हैरान था। उसने कई बार क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएशन किया था, लेकिन ऐसा खुला खुला कॉस्ट बताने वाला तरीका बहुत कम देखा था। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में कॉस्ट को गोपनीय रखा जाता है। नेगोशिएशन में ज्यादातर प्रॉफिट और पोटेंशियल की बात होती है। चाहे कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर प्रॉफिट या पोटेंशियल नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं। कॉस्ट पर फोकस करना ज्यादातर दूसरी पार्टी को बहकाने जैसा लगता है, लेकिन दिनेश ऐसा इंसान नहीं लग रहे थे जो बहकाए। आरव ने बीच में कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनता रहा। आखिर में इस होटल का सालाना किराया, जो 7,500 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला है, 3,90,000 रुपये है। दिनेश मुस्कुराते हुए खत्म कर चुके थे। सच कहूं तो मैंने बहुत सारे बिजनेस डील्स किए हैं, लेकिन कॉस्ट डिटेल्स वाली डील्स बहुत कम। दिनेश जी, आप बहुत साफ साफ बात करते हैं। लगता है आपके मन में कोई और बात है। बेझिझक बोल दीजिए, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये युवक इतने सारे बिजनेस डील्स कर चुका है। आरव की बात सुनकर दिनेश फिर से हैरान हुए और आरव की इज्जत और बढ़ गई। इस युवक का किस बड़े ग्रुप से कनेक्शन है? इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े बिजनेस डील्स किए हैं, मतलब उसकी पोजीशन बहुत स्पेशल है। दिनेश के मन में कई अंदाजे चलने लगे। उन्हें लगा कि आरव किसी बड़े पावर ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आरव जिस बिजनेस डील्स की बात कर रहा था वो उसकी छोटी फैक्ट्री और कुछ छोटे मोटे थोक व्यापारियों के साथ हुए थे। ये बस एक गलतफहमी थी। आरव जी, आप बहुत समझदार हैं। तो मैं सीधे सीधे बात करता हूं।
आप होटल सिर्फ मैनेजमेंट के लिए लेना चाहते हैं या पूरा प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग समेत खरीदना चाहते हैं? दिनेश हंसते हुए पूछा। दिनेश जी, आपका मतलब? आरव ने हैरानी से पूछा। बात अचानक नई दिशा में जा रही थी। अगर मुमकिन हो तो पूरा बिल्डिंग खरीदना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि अगर बिल्डिंग का मालिक किसी दिन किराया बंद कर दे या नया नियम बना दे तो होटल का बिजनेस खत्म हो जाएगा। सिर्फ होटल का ऑपरेशनल राइट्स होना मतलब वो खास कमरा भी सचमुच अपना नहीं होगा। ये बिल्डिंग मेरी अपनी है, दिनेश ने हल्की मुस्कान के साथ कबूल किया। बिल्डिंग भी दिनेश की है। ये बात सुनकर आरव सचमुच चौंक गया। ये तो होटल के मालिक होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। मुंबई जैसे शहर में इतनी ऊंची प्रॉपर्टी कीमतों के चलते इतनी अच्छी लोकेशन में 7,000 से ज्यादा स्क्वायर मीटर की ये बिल्डिंग मार्केट रेट से कम 200 करोड़ रुपए की होगी। आरव ने टेबल पर उंगलियां बजानी शुरू कर दी। ये उसकी आदत थी जब वो गहरे सोच में होता था। 100-200 करोड़ तो वो कुछ दिनों में जुटा भी सकता था, लेकिन अगर 2,000 करोड़ होते तो बात अलग होती। उसका ओरिजिनल प्लान था पहले होटल ले लें, फिर बाद में जब पर्याप्त पैसे हों तो बिल्डिंग भी खरीद लें। लेकिन अब दिनेश की बात सुनकर लग रहा था कि वो बिल्डिंग भी बेचने को तैयार हैं। ऐसे में अगर सिर्फ होटल खरीद भी लिया तो बाद में नई बिल्डिंग ओनर के आने पर होटल चलाने की परमिशन मिलेगी या नहीं, ये चिंता बनी रहेगी। बाद में पैसे होने पर भी बिल्डिंग खरीदने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती थीं। इस सोच ने आरव को ये फैसला दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसे ये होटल हर हाल में खरीदना ही है। दिनेश जी, आपका मतलब? आरव ने सोचकर फिर पूछा। अगर मैं पूछ सकता हूं तो बताएगा कि आरव जी आप किस इंडस्ट्री में हैं? दिनेश ने पूछा। फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में हूं, आरव ने एक पल सोचकर जवाब दिया। उसे समझ नहीं आया कि दिनेश अचानक उसका प्रोफेशन क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन सच बताने में कोई नुकसान नहीं था। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स में? आरव की बात सुनकर दिनेश फिर हैरान हुए। फिलहाल से लग रहा था कि आरव एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज में काम करता है और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो किसी बड़े पावर सर्कल का हिस्सा है। दिनेश मन ही मन आह भरी। बड़े बड़े ग्रुप्स कई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री से इतने बड़े कारोबार की भूख नहीं मिटती। लेकिन इस बात ने दिनेश को उनके पिछले विचारों पर थोड़ा संदेह भी पैदा कर दिया। शुरुआत में वो जानना चाहते थे कि आरव किस बिजनेस में है ताकि कोई कोऑपरेशन का मौका तलाश सके, लेकिन अब लग रहा था कि आरव कई सेक्टर्स में है, कुछ प्रॉफिटेबल होंगे, कुछ नहीं भी। अगर वो साथ आए और कोई ऐसा सेक्टर हो जो घाटे में हो या प्रॉब्लम में हो तो नुकसान हो सकता है। सच कहूं तो मैंने शुरू में ये होटल बेचने का इरादा बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन जब अमृता ने बताया कि आरव जी काफी युवा हैं तो सोचा कि मिल तुल लूं। अगर किसी ऐसे युवा टैलेंट से दोस्ती हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दिनेश ने थोड़ा सोचकर अपनी बात खोली। ये होटल मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हमेशा से दूसरी इंडस्ट्रीज में हाथ आजमाना चाहता था। अगर आरव जी मुझे किसी दूसरी फील्ड में गाइड कर सके तो मैं ये होटल अच्छे रिश्ते के तौर पर आरव जी को गिफ्ट करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। और अगर भविष्य में आरव जी कभी ये बिल्डिंग खरीदना चाहें तो मैं उन्हें डिस्काउंटेड रेट पर देने को तैयार हूँ। दिनेश ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा। होटल गिफ्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं? आरव हैरान रह गया। दिनेश इतने उदार कैसे हो सकते हैं? जो जानकारी दिनेश ने अभी अभी दी थी उसके हिसाब से ये होटल कम से कम 1 करोड़ का तो है ही। क्या वो सचमुच इतनी बड़ी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने को तैयार है? और ऊपर से बिल्डिंग डिस्काउंट पर देने की बात। फायदा तो बहुत बड़ा था। आरव कोई मूर्ख नहीं था। उसे दिनेश की मंशा बिल्कुल साफ समझ आ रही थी। अगर दिनेश इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं तो जाहिर है वो भी आरव से बहुत बड़ा फायदा उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या दिनेश को उस पर इतना भरोसा है? फिलहाल अपनी सारी दौलत जोड़कर भी उसके पास 6 मिलियन से कम ही है। होटल खरीदने की बात करें तो वो 1-2 मिलियन में ही है। आरव सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि दूसरी पार्टी उस पर इतना ज्यादा क्यों भरोसा कर रही है। असल में आरव एक बात भूल गया था। होटल भले ही सिर्फ कुछ मिलियन का हो, लेकिन एक युवा लड़का बिना किसी खास वजह के होटल खरीदना चाहे तो कोई भी इंसान ज्यादा सोचेगा ही। दिनेश की बातें सुनकर अमृता भी थोड़ी हैरान थी। क्या वो सचमुच इस युवक को इतना बड़ा ऑफर देने वाले हैं? क्या इस लड़के में इतना पोटेंशियल है? ये सोचकर अमृता ने अपनी खूबसूरत आंखें आरव की तरफ उठाईं और उसे गौर से देखने लगी। आरव फिर से टेबल पर उंगलियां बजाने लगा, गहरे विचार में डूब गया। अगर दिनेश जो कह रहे हैं वो सच है तो उनके पास काफी ताकत है, और ऐसे मजबूत साथी के साथ पार्टनरशिप आरव को अच्छी लग रही थी।
हालांकि उसके पावर बैंक की सेल्स में बहुत अच्छा मार्जिन है, लेकिन अगर दिनेश के पास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है तो प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में लॉन्च करना और फायदा उठाना मुश्किल होगा। दिनेश जी, आप फिलहाल किस बिजनेस में हैं? थोड़ा सोचकर आरव ने पूछा। सोच समझकर उसने फैसला किया कि पहले दिनेश के मौजूदा बिजनेस से शुरुआत करें। इससे दिनेश की ताकत का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। मेरा मौजूदा बिजनेस, दिनेश ने सोचा। कुछ साल पहले मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में रियल एस्टेट में हाथ आजमाया था, जिससे कुछ प्रॉपर्टीज जमा हो गईं। लेकिन अब रियल एस्टेट बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, तो मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। फिर अनिश्चितता की वजह से कई सेक्टर्स ट्राई किए, होटल, कुछ हाई एंड रेस्टोरेंट्स और कुछ गोल्ड एंड ज्वेलरी की दुकानें। सब छोटे मोटे वेंचर्स हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं। दिनेश ने अपनी बात खोली। आपके पास कई गोल्ड एंड ज्वेलरी की दुकानें हैं? आरव की आंखें चमक उठीं। वो जल्द ही किसी गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप जाना चाहता था ताकि गोल्ड खरीदने का प्रोसेस समझ सके। अगर दिनेश के पास पहले से ही कई दुकानें हैं तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अभी सीधे दिनेश से पूछ सकता है, क्या आरव जी भी गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? दिनेश ने हैरानी से पूछा। ये सुनते ही उनका दिमाग तेजी से चलने लगा। गोल्ड एंड ज्वेलरी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अमीर लोग बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाएं ज्वेलरी खरीदना नॉर्मल मानती हैं। लेकिन इंडस्ट्री डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है। बिना नाम के अमीर ग्राहक नहीं आते। ब्रांड बनाने के लिए हाई एंड ज्वेलरी चाहिए। गोल्ड की वैल्यू फिक्स है, लेकिन जेड की कीमत अनलिमिटेड हो सकती है। जेड ज्वेलरी से सबसे तेज ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जेड का बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो चाहते तो थे, लेकिन उनके पास कनेक्शंस नहीं थे। अगर आरव के पास कनेक्शंस हैं तो ये कमाल हो जाएगा। मैंने अभी गोल्ड एंड ज्वेलरी में एंट्री नहीं की है, लेकिन मैं एक बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदना चाहता हूं। दिनेश जी के पास इस बारे में कोई सुझाव है? आरव ने सिर हिलाकर कहा। आरव जी गोल्ड की बड़ी खेप खरीदना चाहते हैं। दिनेश ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। अगर सिर्फ सिंपल गोल्ड खरीदना होता तो कोई भी गोल्ड शॉप से सीधे खरीद सकता है। लेकिन आरव की ये पूछताछ, क्या वो सस्ता चैनल ढूंढ रहे हैं? गोल्ड की कीमतें बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। अगर आरव जी बहुत कम दाम पर गोल्ड चाहते हैं, दिनेश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले। उनके पास सचमुच कुछ सस्ते तरीके थे, लेकिन क्या उन्हें आरव को बताना चाहिए? वो आरव से दोस्ती इसलिए करना चाहते थे ताकि आरव उन्हें गाइड करे, लेकिन अब लग रहा था कि उल्टा वो आरव को गाइड कर रहे हैं। थोड़ा अजीब लग रहा था। दिनेश जी, आपने गलत समझा। गोल्ड की मार्केट प्राइस ही ठीक है। मैं बड़ी मात्रा में खरीदना चाहता हूं, इसलिए किसी तरह की परेशानी नहीं चाहता। बस आप मदद कर सके तो। आरव ने बात बीच में ही काट ली। मार्केट प्राइस पर भी ठीक है। कितना गोल्ड खरीदने का प्लान है? दिनेश फिर से चौंक गए। ऐसे में बात उल्टी हो गई। अब आरव उन्हें बड़ा बिजनेस ऑफर दे रहा है। लगता है आरव को काफी ज्यादा गोल्ड चाहिए। जितना ज्यादा उतना बेहतर। दिनेश जी की गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप में कितना गोल्ड स्टॉक है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मेरी दुकानों में प्योर गोल्ड का स्टॉक ज्यादा नहीं है, बस कुछ दर्जन किलोग्राम। लेकिन अगर आप प्राइस से परेशान नहीं हैं, तो मैं कभी भी कई 100 किलोग्राम गोल्ड का इंतजाम कर सकता हूं। अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मार्केट रेट से थोड़ा कम दाम पर दिलवा सकता हूं। दिनेश ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम और अभी गोल्ड की कीमत लगभग 70 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 1 किलो करीब 70,000 रुपये। 100 किलो का मतलब 70 लाख और 1000 किलो का मतलब 7 करोड़। अगर आरव को 1000 किलो चाहिए और सिर्फ 10 रुपये प्रति ग्राम का मार्जिन भी मिले तो भी दिनेश को 80 लाख से ज्यादा का फायदा होगा। कभी भी कई 100 किलोग्राम गोल्ड का इंतजाम। आरव की उंगलियां फिर से टेबल पर बजने लगीं। कई 100 किलोग्राम के लिए तो कम से कम कई करोड़ चाहिए होंगे। अभी उसके पास 6 मिलियन से कम है, बहुत कम है। और वो होटल भी खरीदना चाहता है। मुख्य समस्या पावर बैंक की है, पता नहीं कब सेल्स शुरू होंगी। वरना पहले कुछ गोल्ड खरीदकर स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर ले, फिर पावर बैंक खरीदकर हूँ एक्सिया करेंसी में बदल ले। लगभग 10 गुना का फर्क है, जल्दी ही कई करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। रुकिए, गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप्स तो सिर्फ गोल्ड ही नहीं बेचती होंगी ना? आरव को अचानक एक बात याद आई जो उसने यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम में देखी थी। दिनेश जी, आपकी गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप को जेड चाहिए? आरव ने मुस्कुराते हुए दिनेश की तरफ मुड़कर पूछा। जेड? आरव जी, क्या आपके पास जेड का कोई सोर्स है? दिनेश की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से पूछा।
अभी कुछ पल पहले ही वो सोच रहे थे कि अगर दूसरी पार्टी के पास जेड का सोर्स हो तो कितना अच्छा होगा। मेरे एक दोस्त से मुझे तरह तरह के जेड मिल सकते हैं, बस ये क्लियर नहीं है कि कौन सा टाइप का जेड ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तरह तरह के जेड। दिनेश की आंखें और चौड़ी हो गईं, एक्साइटमेंट से भरकर। आरव की आवाज के लहजे से लग रहा था कि उसके दोस्त का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है। दिनेश पहले से ही आरव को किसी पावरफुल फैमिली का लड़का मान चुके थे। अब उसके दोस्त को भी उसी लेवल का समझकर वो बहुत एक्साइटेड हो गए। अगर जेड का स्टेबल सोर्स मिल जाए तो उनकी गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप्स की सफलता तो पक्की हो जाएगी। मेरे पास जेड स्टोन्स के अलग अलग ग्रेड्स और प्राइस की कुछ जानकारी है, आप देख लीजिए आरव जी। इसमें बेस्ट सेलिंग जेड के सारे टाइप्स हैं। दिनेश एक टेबल के पास गए, ड्रॉअर से कुछ किताबें निकाली और आरव को थमा दी। ये किताबें वो होटल में फ्री टाइम में पढ़ते थे, कोई बहुत वैल्यूएबल चीज नहीं थी। शुक्रिया दिनेश जी, आरव ने किताबें लेते हुए कहा। बातचीत के साथ साथ आरव किताबें पलटने लगा। उसी समय उसने मन ही मन यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम को अनलॉक किया और जेड की जानकारी को तेजी से स्कैन करना शुरू कर दिया। आप बहुत मेहरबान हैं आरव जी। दिनेश मुस्कुराए। उन्होंने कुछ और नहीं कहा ताकि आरव को पढ़ने में डिस्टर्बेंस ना हो। जैसा मैंने पिछली बार सोचा था, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम से जेड खरीदकर रियल वर्ल्ड में बेचना अच्छा बिजनेस है। सिस्टम पर ज्यादातर प्रैक्टिकल आइटम्स होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर लग्जरी गुड्स की वैल्यू उनकी रेनेस की वजह से है। ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर ये रेयर आइटम्स तो कुछ भी नहीं। जैसे पृथ्वी पर जेड, बहुत से लोग ट्रांसपेरेंसी और प्योरिटी को वैल्यू देते हैं क्योंकि ऐसा जेड रिलेटिवली रेयर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में ये कम ट्रांसपेरेंट या कम प्योर जेड से ज्यादा अलग नहीं होता। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पर इनकी प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं। जितना आरव रिसर्च करता गया उतना ही वो सहमति में सिर हिलाता गया। उसने पहले भी जेड की जानकारी देखी थी, लेकिन इतने डिटेल में नहीं। अब उसकी समझ और क्लियर हो रही थी। दिनेश जी, क्या आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं? मैं आपको 2 मिलियन का डिपॉजिट भेजता हूं। कृपया पहले कुछ गोल्ड रिजर्व कर लीजिए। जेड के बारे में मैं बाद में अपने दोस्त से बात कर लूंगा। पहले कुछ सैंपल आपके लिए ला सकता हूं। थोड़ी देर बाद आरव ने मन बना लिया और मुस्कुराते हुए दिनेश की तरफ देखा। बिल्कुल, बस ये बताइए कि शुरुआत में कितना गोल्ड खरीदने का प्लान है? दिनेश ने पूछा। सवाल पूछते हुए उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और दोनों हाथों से आरव को थमाया। ये मेरा अकाउंट है। आपकी दुकान में जो कुछ दर्जन किलोग्राम गोल्ड है वो यहाँ पहले भेज दीजिए, और 500 किलोग्राम और गोल्ड खरीदने में मदद कर दीजिए। क्या कोई प्रॉब्लम होगी? आरव ने सोचकर पूछा। 500 किलोग्राम गोल्ड की कीमत भारत में 100 मिलियन से ज्यादा होगी। जेड का डील अगर ठीक रहा तो इतने पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं। मोबाइल पावर बैंक मार्केट में बिकना शुरू हो चुके हैं, अगले कुछ दिनों में काफी पैसा आ जाएगा। 500 किलो गोल्ड। दिनेश की आंखें फिर चमक उठी। बिल्कुल, मार्केट रेट में 1 ग्राम गोल्ड 70 रुपये है, लेकिन अगर आपको 65 रुपये प्रति ग्राम मिल जाए तो कैसा रहेगा? दिनेश ने उत्सुकता से पूछा। 65 रुपये प्रति ग्राम प्योर गोल्ड का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, दुकान और सेल्स स्टाफ का खर्चा नहीं, प्रति ग्राम करीब 5 रुपये का मार्जिन, 500 किलो पर आसानी से 25 लाख का प्रॉफिट। बिना शक ये बहुत बड़ा डील था। डील पक्की, आरव मुस्कुराकर बोला। प्रति ग्राम कुछ रुपये का फर्क उसे परेशान नहीं कर रहा था। वो तो करीब 10 गुना प्रॉफिट वाला बिजनेस करने जा रहा था। इतने छोटे फर्क पर बहस करना बहुत छोटी बात होगी। आम भाषा में कहें तो वो मांस खा रहा है, पार्टनर को थोड़ी सूप मिल जाए तो क्या बिगड़ता है। मैंने 2 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए दिनेश जी। इतने में आरव ने फोन से पेमेंट कर दिया और सूचना दी। मैं अभी काम शुरू करता हूं। दिनेश ने फोन पर नोटिफिकेशन देखा, सहमति में सिर हिलाया और तुरंत फोन उठाकर गोल्ड का इंतजाम करने लगे। अमृता ये सब देखकर थोड़ी स्तब्ध रह गईं। सैकड़ों मिलियन का बिजनेस डील, ऐसे ही सच में कवर से किताब का अंदाजा नहीं लगता वाली बात सही है। कौन सोचता था कि ये युवक इतनी ताकतवर कमान संभाल सकता है। मैं ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूं। होटल की बात बाद में करेंगे जब मेरा दोस्त जेड लेकर आएगा। ठीक है, आरव उठते हुए बोला। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आरव जी, आप जाए, मैं तब तक गोल्ड का इंतजाम कर लूंगा। दिनेश ने अभी एक कॉल खत्म की थी। आरव की बात सुनकर वो भी उठे, हाथ मिलाया और बोले, एक साथ 500 किलो गोल्ड खरीदना कोई छोटी बात नहीं। एक फोन से काम नहीं चलेगा।
कई लोगों से बात करनी पड़ेगी, कई अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। आरव ने 2 मिलियन का डिपॉजिट दे दिया था, तो दिनेश को यह डर नहीं था कि आरव मजाक कर रहा है। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया, मुड़ा और चल दिया। पास खड़ी कई महिला वेट्रेसें आरव को जाते हुए एडमायरिंग नजरों से देख रही थीं। उन्होंने आरव और उनके बॉस की बातचीत कुछ कुछ सुनी थी और इस युवक की हैरतअंगेज ताकत देखकर दंग रह गईं। उसकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी? उसने होटल इसलिए खरीदना चाहा क्योंकि यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे प्यार कबूल किया था। कितना रोमांटिक है। उसकी गर्लफ्रेंड जरूर बहुत खूबसूरत होगी। महिला वेट्रेसें आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। वो न सिर्फ आरव की दौलत की कायल थीं, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड से जलन भी महसूस कर रही थीं। इसी बीच लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम के एनालिसिस के मुताबिक ये टाइप का जेड पृथ्वी पर जेडाइट कहलाता है। अभी जो जानकारी मैंने पढ़ी उसके हिसाब से जेडाइट अभी पृथ्वी पर बहुत अच्छा बिक रहा है। मुट्ठी भर का एक बेहतरीन जेडाइट पीस सैकड़ों मिलियन में बिक सकता है। कमाल है। आरव की आंखों में चमक थी। जेड स्पेशल एनर्जी को स्टोर करने का बहुत अच्छा माध्यम है। कई यूनिवर्स दूर की सिविलाइजेशंस में भी ये सस्ता नहीं मिलता। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पर लो ग्रेड जेड खरीदने से शायद प्रॉफिट न हो, बल्कि लॉस भी हो सकता है। लेकिन पृथ्वी पर हाई ग्रेड जेड की कीमतें इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं कि प्रॉफिट गारंटीड है। चलो इन टाइप के जेड चुन लेते हैं। पहले कुछ टेस्ट के लिए खरीद लेते हैं। जल्द ही उसने दर्जन भर टॉप क्लास जेडाइट पीस चुन लिए और कुल 10 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स खर्च करके खरीद लिए। लिफ्ट से निकलते निकलते ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। करीब 1 मिनट बाद दर्जन भर जेडाइट उसके ट्रेडिंग स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाएंगे, जहां से वो कभी भी निकाल सकता है। लेकिन वो इन्हें ऐसे ही दिनेश को नहीं दे सकता। कहां से आए ये कैसे समझाएगा? आरव ने तुरंत दीपक को कॉल किया और कहा कि वो एक अच्छा बॉक्स लेकर जल्दी आए। भैया तुम वापस आ गए। जब आरव कमरे में लौटा, सिया बिस्तर पर लेटी टीवी देख रही थी, रिमोट हाथ में लिए। आरव को देखते ही उसने रिमोट नीचे रख दिया, चादर के नीचे से थोड़ा उठकर झांका और खुशी खुशी पुकारा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, जूते उतारे और बिस्तर पर उसके पास जा बैठा। उसने सिया को अपनी बाहों में लिया और दोनों साथ टीवी देखने लगे। सिया सिर्फ अंडरवियर में थी। उसका लगभग नंगा शरीर देखकर आरव के मन में फिर से इच्छा जागी। लेकिन कल रात पहली बार होने की वजह से वो अभी भी दर्द महसूस कर रही थी, इसलिए आरव ने बड़े प्यार से खुद को रोक लिया। 1 घंटे बाद दीपक एक बॉक्स लेकर आया। आरव ने बॉक्स लिया, दीपक को अलविदा कहा, फिर उसमें मुट्ठी भर के 3 शानदार जेड पीस रखे और नीचे जाने लगा। ठीक उसी समय दिनेश की दुकान का गोल्ड शिपमेंट भी आ चुका था। 60 किलोग्राम का कंसाइनमेंट काफी वैल्यूएबल था, इसलिए सिक्योरिटी ट्रक से डिलीवर हुआ था। आरव जी, दिनेश ने आरव को आते देख मुस्कुराकर कहा। फिर उनकी नजर आरव के हाथ में पड़े बॉक्स पर गई। क्या जेड इसी बॉक्स में है? दिनेश मन ही मन सोचने लगे। अगर उनकी याददाश्त सही है तो कुछ देर पहले एक युवक ऐसा ही बॉक्स लेकर गया था। वो टैक्सी से चला गया था। शायद सस्ता जेड हो या सिर्फ सैंपल। ये सोचकर दिनेश ने बॉक्स में जेड की उम्मीद थोड़ी कम कर ली। मेरे दोस्त ने जेड भेज दिया है। दिनेश जी, कहाँ अच्छा रहेगा इन्हें चेक करने के लिए? आरव ने बॉक्स थोड़ा ऊपर उठाकर हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। यहीं देख लेते हैं, दिनेश ने सुझाव दिया और उसी टेबल की तरफ मुड़े जहां पहले बात हुई थी। ठीक है, आरव ने कोई एतराज नहीं जताया। दोनों टेबल के पास पहुंचे। आरव ने बॉक्स टेबल पर रखा और खोला। तुरंत 3 चमकदार हरे रंग के जेड पीस नजर आए। हर एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई हरा तालाब जम गया हो। सस, दिनेश ने जोर से सांस खींची। ये जेड हैं, और वो भी टॉप ग्रेड। दिनेश का दिल धड़क रहा था। इतनी क्वालिटी का एक जेड पीस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, और 3 एक साथ। असर तो बहुत बड़ा था। पिछले कुछ सालों में जेड की डिमांड और कीमतें आसमान छू रही हैं, और अब पता चला कि इसका कारण भी सही है। इन पीस की कलर इतनी प्योर थी और लुक इतना खूबसूरत कि देखते ही बनता था। आरव जी, 1 मिनट रुकिए, मैं हमारी दुकान के मास्टर को बुलाता हूं। दिनेश ने जल्दी से आरव की तरफ देखकर कहा। बिल्कुल, आरव ने सिर हिलाया। दिनेश ने जवाब में सिर हिलाया और फोन उठाकर अपनी दुकान के सीनियर वर्कर एल्डर अमन को कॉल किया। दिनेश का सम्मान भरा लहजा बताता था कि एल्डर अमन दुकान में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। कॉल खत्म होने के बाद आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, दिनेश जी, इन 3 जेड पीस की वैल्यू कितनी आंक रहे हैं? ये तीनों पीस अच्छे साइज के हैं और कलर कमाल का है। मेरे हिसाब से हर पीस की वैल्यू कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा होगी। लेकिन फाइनल प्राइस हमारे मास्टर ही कंफर्म करेंगे।
दिनेश ने थोड़ा सोचकर कहा, आरव जी, ये तीनों पीस मुझे बेच दीजिए। मैं प्राइस इतनी अच्छी दूंगा कि आपको कोई शिकायत न हो। दिनेश बहुत एक्साइटेड होकर बोले। उनकी गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप्स में कभी भी इतनी हाई क्वालिटी का जेड नहीं बिका था। चाहत तो बहुत थी, लेकिन ऐसे हाई ग्रेड जेड मिलना ही मुश्किल था। मिलते ही कोई न कोई तुरंत खरीद लेता। इन 3 पीस से ज्वेलरी बनाकर उनकी दुकानों की प्रेस्टीज बहुत बढ़ जाएगी। वो इनका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कर सकते थे। आमतौर पर बिना ऐसे हाई क्वालिटी आइटम्स के कोई एडवर्टाइजमेंट भी अमीर ग्राहकों को नहीं खींच पाता। ये 3 पीस उनके लिए सोने का मौका थे। हर पीस 2 करोड़ से ज्यादा। आरव भी हैरान रह गया। उसे पता था कि ये जेड बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यू का अंदाजा नहीं था। उसने हर पीस पर एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट से भी कम खर्च किया था। अगर उसे पावर बैंक में कन्वर्ट करें तो करीब 1000 पावर बैंक बनेंगे, यानी महज 80,000 रुपये। और अब जेड बनकर वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा, यानी 100 गुना से भी ज्यादा। उसने पावर बैंक काफी कम दाम पर बेचे थे। असल वैल्यू तो हर पावर बैंक की कम से कम 1000 रुपये होनी चाहिए थी। लेकिन ब्रांड जल्दी बनाने और पावर बैंक की लिमिटेड यूजफुलनेस को देखते हुए उसने कम प्राइस रखी। हाई ग्रेड जेड की मार्केट प्राइस रेनेस की वजह से इतनी ज्यादा है। अगर वो बड़े पैमाने पर बेचेगा तो प्राइस गिर जाएगी। फिर भी अभी के लिए हाई ग्रेड जेड सचमुच कमाल का मौका था। मुझे खुशी है कि दिनेश जी को ये पीस पसंद आए। मुझे यकीन है आप मुझे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मैं ये पीस लेकर आया था कि इन्हें वापस नहीं ले जाऊंगा। आखिर पत्थर ही तो है ना। अगर ये डील अच्छी रही तो आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। आरव अंदर से हैरान था, लेकिन बाहर से पूरी तरह शांत। वो हल्के से मुस्कुराया और कैजुअली बोल गया। सच में आरव के लिए ये बात काफी कैजुअल थी। वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट की दौड़ में नहीं था। हर पीस 2 करोड़ से ज्यादा मिल रहा है, इससे वो पहले से ही बहुत संतुष्ट था। लेकिन दिनेश को आरव की ये बात सुनकर बहुत इम्प्रेस किया। सच में ये लड़का किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से है। बस 3 पत्थर, देखो ये कैसे बात कर रहा है। तुम्हें पता है इन 3 पत्थरों की कुल वैल्यू कम से कम 60 करोड़ है। चाहे लीडर हो या उसके लोग, किसी को भी 60 करोड़ की परवाह नहीं। टैक्सी से साधारण बॉक्स भिजवा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो दिनेश को खुद थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कुछ दर्जन किलो गोल्ड के लिए सिक्योरिटी ट्रक भेजा था। आरव जेड की प्राइस को लेकर बिल्कुल कैजुअल लग रहे थे, लेकिन दिनेश इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। आरव ने साफ कहा था, अगर ये डील अच्छी रही तो आगे भी कोऑपरेशन के मौके मिलेंगे। दिनेश ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे एल्डर अमन इन जेड की कितनी भी वैल्यू बताएं, वो मार्केट रेट से 20% ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे, ताकि आगे का रिश्ता पक्का रहे। सच कहें तो इतनी हाई क्वालिटी का जेड मिलना बहुत रेयर है। मार्केट रेट से 20% ज्यादा देकर भी खरीदना महंगा नहीं होगा। अगर कंपटीशन हुआ तो इतने दाम में भी नहीं मिलेगा तो ये डील घाटे की नहीं होगी। करीब 10 मिनट बाद एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी हांफते हुए आया। दिनेश, तुमने कहा था ना कि यहाँ 3 हाई क्वालिटी जेडाइट पीस है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आते ही दिनेश की तरफ देखकर बेचैनी से पूछा। आरव को ये देखकर थोड़ा मजा आया। ये सफेद बालों वाला बुजुर्ग वही एल्डर अमन होंगे जिन्हें दिनेश ने अभी कॉल किया था। वो अपने बॉस को दिनेश कहकर बुला रहे थे, मतलब रिश्ता काफी करीबी है। लेकिन इतनी बेचैनी दिखाकर क्या उन्हें डर नहीं लग रहा कि सेल प्राइस बढ़ा देगा? फिर भी आरव को ये बुजुर्ग थोड़े अच्छे लगे। ऐसे लोग सचमुच जेड से प्यार करते हैं और बिजनेस में कोई चालाकी नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ डील करना बिजनेसमैन को अच्छा लगता है। एल्डर अमन, इतनी जल्दी मत कीजिए, तीनों जेडाइट पीस यही हैं, देख लीजिए। दिनेश ने बुजुर्ग की बेचैनी देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए जल्दी से टेबल पर रखे 3 जेडाइट की तरफ इशारा किया। ये तो एमरल्ड है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने तुरंत तीनों पीस की तरफ देखा। अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो यकीन न हो रहा हो। उनकी आवाज कांप रही थी और हाथ उत्सुकता से तीनों जेडाइट की तरफ बढ़ गए। आरव ने हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वो यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम और पृथ्वी की जेड स्टोन्स की जानकारी की तुलना कर रहा था। उसे पता था कि बुजुर्ग एमरल्ड कहकर जेडाइट के रंग की बात कर रहे हैं, किसी अलग जेमस्टोन की नहीं। कलर तो एकदम, ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है। हाथों में जेडाइट पीस उलट पलट करते हुए बुजुर्ग की आंखें और चमकने लगीं। एल्डर अमन, इन तीनों जेडाइट की वैल्यू कितनी आंक रहे हैं? दिनेश ने मौका देखकर पूछ लिया। ऐसी अच्छी चीज को पैसे से कैसे तौला जा सकता है?
सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आंखें फाड़कर दिनेश को डांटने वाले अंदाज में कहा, फिर अचानक कुछ याद आया और कड़वी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा छोड़ो, बनाए तो बेचने के लिए ही जाती है ना। अच्छा, इस पीस से 6 ब्रेसलेट, दर्जन भर रिंग सरफेस, 7-8 पेंडेंट बन सकते हैं। इस पीस का शेप बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इससे कोई शानदार ऑर्नामेंट बन सकता है। और ये वाला पीस। एल्डर अमन तीनों जेडाइट को घूरते हुए सोचने लगे। मार्केट प्राइस के हिसाब से ये तीनों पीस क्रमशः 23 मिलियन, 27 मिलियन और 31 मिलियन के होंगे। थोड़ी देर बाद एल्डर अमन ने तीनों की तरफ इशारा करते हुए दिनेश और आरव को बताया, युवक, तुम ही इन तीनों जेडाइट के मालिक होना, इन्हें दिनेश को बेच दो। फिर एल्डर अमन ने आरव की तरफ देखकर हाथ रगड़ते हुए हंसते हुए कहा, आरव जी, मैं एल्डर अमन की बताई प्राइस से 20% ज्यादा देकर इन तीनों पीस खरीदना चाहता हूं। क्या कहते हो? दिनेश ने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर अमन की बात सुनकर आरव तो स्तब्ध रह गया। 23 जोड़ 27 जोड़ 31 इक्वल्स 81 मिलियन। दिनेश ने पहले 60 मिलियन कहा था और ये तो उससे 21 मिलियन ज्यादा है। आरव को इतनी वैल्यू का अंदाजा नहीं था। हालांकि उसे पता था कि जेड स्पेशल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और ब्रह्मांड की कई सिविलाइजेशंस में भी इनकी बहुत वैल्यू है, लेकिन समस्या ये है कि पृथ्वी पर ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं। ये तो पागलपन है। तभी दिनेश की बात सुनकर आरव फिर से चौंक गया। 81 मिलियन में 20% एक्स्ट्रा, यानी 97 मिलियन से ज्यादा, यानी लगभग 1 करोड़। आरव जी, क्या प्राइस पसंद नहीं आई? मुझे पता है ये हाई क्वालिटी जेडाइट हैं, बहुत रेयर हैं। अगर बड़े बाजारों में ले जाकर बेचे तो और ज्यादा मिल सकता है। चलो, मैं 30% ज्यादा देता हूं। आरव के चुप रहने पर दिनेश ने सोचा शायद प्राइस कम लग रही है, तो उन्होंने दांत पीस कर कहा, मार्केट प्राइस से 30% ज्यादा देना पहले से ही बहुत ज्यादा था। प्रोसेसिंग और प्रमोशन का खर्चा काटकर दिनेश को ज्यादा प्रॉफिट नहीं बचने वाला था। लेकिन वो आरव जैसा कनेक्शन खोना नहीं चाहते थे। अगर आरव से लगातार हाई क्वालिटी जेडाइट मिलता रहा तो उनकी ज्वेलरी स्टोर की इमेज बहुत ऊपर चली जाएगी। ये एक तरह की अमूर्त दौलत है। दिनेश जी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको भैया कह सकता हूं? आरव हैरानी से उबरकर दिनेश की तरफ देखा, जो दांत पीस रहे थे, और मुस्कुराते हुए बोला। अनजाने में उसकी चुप्पी ने दिनेश को और 30% बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। ये 30% मतलब 8 मिलियन से ज्यादा। उसकी एक पल की खामोशी इतनी कीमती निकली, लेकिन दिनेश के दांत पीसने से लग रहा था कि ये प्राइस उनके लिए थोड़ी ज्यादा है। ऐसे में ये तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। बिजनेस में कई बार दोनों तरफ दांत पीसना सिर्फ दिखावा होता है। बाहर से नुकसान का रोना रोते हैं, लेकिन अंदर से मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आरव को पता था कि दिनेश का ये एक्सप्रेशन असली है, क्योंकि आरव ने अभी अभी यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम से एक मिनिएचर लाई डिटेक्शन डिवाइस खरीदा था। वो दिनेश के साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन करना चाहता था, इसलिए उसका कैरेक्टर सही से जानना चाहता था। खुद जज करने का टाइम नहीं था, तो बस एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट खर्च करके ये डिवाइस ले लिया। डिवाइस के जजमेंट के मुताबिक दिनेश की मौजूदा बातें उनके दिल की बात से मैच कर रही थीं। यानी एल्डर अमन ने जो मार्केट प्राइस बताई वो सही थी, और दिनेश का अभी का ऑफर सचमुच बहुत ज्यादा था। नहीं नहीं, कोई ऑफेंस नहीं। मैं तो डर रहा था कि तुम्हें मैं परेशान कर रहा हूं। अब से मैं तुम्हें भैया ही कहूंगा। क्या कहते हो? दिनेश ने जल्दी से उत्साह से कहा। सच कहें तो अगर वो आरव को हाई सोसाइटी का नहीं मानते तो पहले ही भैया कह चुके होते। इससे बिजनेस आसान हो जाता, लेकिन पावरफुल बैकग्राउंड के शक की वजह से वो इतनी कैजुअल बात नहीं कर पा रहे थे। कहीं आरव को बुरा न लगे, छोटे बिजनेस को नीचा न समझे और भाई भाई का रिश्ता बनाने से इनकार न कर दे, ये उनके लिए इज्जत की बात होती। अब दिनेश को लग रहा था कि उनकी बढ़ाई हुई प्राइस काम कर गई और आरव ने उन्हें सचमुच मान लिया। वो खुश थे और लग रहा था कि कुछ मिलियन खर्च करके भी फायदा हुआ। ऐसे पावरफुल इंसान से दोस्ती भविष्य में बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आरव मुस्कुराकर बोला। फिर आगे बोला, भैया, सच कहूं तो मुझे खुशी होगी अगर तुम और 10% बढ़ा दो, लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब हम भाई भाई हैं, तो मैं तुम्हें इतना नुकसान नहीं होने दूंगा। 20% ज्यादा ही ठीक है। अगर तुम्हें अजीब लगे तो बाद में जब मैं ये होटल खरीदूंगा तो तुम मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे देना। 40 के आसपास के दिनेश को आरव की बात सुनकर पूरा शरीर झंझना गया। आजकल के बिजनेस में कौन करोड़ों की बात पर हर पाई का हिसाब नहीं करता, खासकर जब 8 मिलियन से ज्यादा कैश की बात हो। कोई और होता तो पहले 8 मिलियन अपने हाथ में करने की कोशिश करता।
सच में पावरफुल बैकग्राउंड वाला इंसान 8 मिलियन से ज्यादा को आंख भी नहीं झपकाए। भैया ये क्या बात कर रहे हो, बस एक होटल है, इतनी वैल्यू नहीं। अब तुमने भाई भाई कहा है तो मैं होटल तुम्हें गिफ्ट ही कर देता हूँ, दिनेश पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोले। आरव स्तब्ध रह गया। उसने तो सिर्फ आगे का रिश्ता बचाने के लिए 8 मिलियन प्रॉफिट छोड़ा था और दिनेश तो करोड़ों की वैल्यू का होटल गिफ्ट करने को तैयार हो गए। तभी पास खड़े एल्डर अमन, अमृता और कुछ वेटर्स भी दंग रह गए। क्या बिजनेस नेगोशिएशन ऐसे भी होते हैं? दोनों तरफ से करोड़ों 10 करोड़ों की वैल्यू वाली चीजें एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि आम इंसान पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। ये तो ठीक नहीं होगा। आरव होश में आकर जल्दी बोला, भले ही मेरे पास तुम जितने पैसे न हो भैया, लेकिन ये बस एक होटल है। तुम्हारे भैया के लिए इसका कोई मतलब नहीं। अगर तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो तो और कुछ मत बोलो, वरना मेरी इज्जत पर हाथ उठाओगे, दिनेश ने नकली गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है फिर। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, आरव और क्या कहता, बस कड़वी मुस्कान के साथ सहमत हो गया। थोड़ी दूर खड़े कई वेटर्स ये सब देखकर जलन और ईर्ष्या से भर गए। क्या ये सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? कितना शानदार मौका है। इस पल वो सचमुच आरव की जगह होना चाहते थे, जिसे उनका बॉस पूरा होटल गिफ्ट कर रहा है। आखिर कहा जाता है, दूसरों से तुलना करने से इंसान मर जाता है। वे लोग पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा सकते और इन अमीरों के लिए ये सब बस एक खिलौना है। 60 किलोग्राम गोल्ड 265 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से कुल 1,49,00,000 रुपये बनते हैं। आरव ने पहले 2 मिलियन का डाउन पेमेंट कर दिया था, इसलिए बाकी 13,90,000 रुपये देने थे। आखिर में दोनों ने अजीब सा समझौता किया। आरव को दिनेश को बाकी गोल्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा और दिनेश को आरव को बाकी 9,70,00,000 नहीं देने पड़ेंगे। बस दिनेश आरव को 80 मिलियन 8 करोड़ रुपये देंगे, होटल का ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे और 1 साल का किराया भी दे देंगे। 3 जेडाइट पीस की मार्केट वैल्यू से 30% ज्यादा यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा बचत हुई। होटल की ओनरशिप और 1 साल का किराया मिला। ये प्राइस इतनी रीजनेबल थी कि यकीन नहीं होता। 1 साल का किराया दिनेश ने जिद करके दिया था, आरव को मजबूरन मानना पड़ा। दोनों की नेगोशिएशन इतनी अजीबोगरीब हो चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट जल्दी तैयार हुआ, दिनेश और आरव ने साइन किए। होटल आधिकारिक तौर पर नए मालिक के नाम हो गया। भैया मैं रिश्ते की वजह से नहीं, मेरिट की वजह से कह रहा हूँ। अमृता मेरी भतीजी है, उसने इस होटल को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा मैनेजर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अमृता को ही जारी रखने दो। दिनेश उठे, पास खड़ी अमृता की तरफ देखा, फिर आरव की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले। दिनेश की बात सुनते ही अमृता ने घबराकर आरव की तरफ देखा। इस होटल में उसकी पोजीशन अच्छी थी, सैलरी भी ठीक ठाक। सबसे बड़ी बात, वो यहाँ काम करने की आदी हो चुकी थी। अगर आरव उसे न रखे तो दिनेश भले ही कहीं और ट्रांसफर कर दें, लेकिन इतनी अच्छी पोजीशन और सैलरी दोबारा मिलना मुश्किल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वैसे भी स्टाफ बदलने वाला नहीं था, आरव ने पास खड़ी अमृता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पहले थोड़ी बात हो चुकी थी अमृता से, उसे अच्छा इंप्रेशन मिला था, मैनर्स बहुत अच्छे थे। उसके पास कोई और अच्छा कैंडिडेट भी नहीं था, तो दिनेश की बात ठुकराने का सवाल ही नहीं था। शुक्रिया भैया, दिनेश हंसे। अंदर से उनका मकसद था, अब होटल का मालिक आरव है। ये होटल आरव के लिए खास महत्व रखता है। अमृता अगर मैनेजर रहेगी तो भविष्य में दिनेश को आरव से संपर्क करना आसान हो जाएगा। अगर आरव के पास कोई अच्छा मौका आएगा और अमृता दिखेगी तो शायद आरव को दिनेश याद आए। फिर दिनेश ने अमृता से कहा कि वो आज ड्यूटी पर मौजूद सारे स्टाफ को बुलाए नए बॉस से मिलवाने के लिए। इस होटल में लोग ज्यादा नहीं थे, कुल 30 से थोड़े ज्यादा। उस दिन करीब 20 से ज्यादा लोग काम पर थे। सब जल्दी आ गए। सबको अचानक होटल बदलने की हैरानी थी, साथ ही नौकरी जाने का डर भी। यहाँ सैलरी अच्छी थी, अगर ये जॉब गई तो वैसी ही दूसरी ढूंढना आसान नहीं। बॉस, 20 से ज्यादा लोगों ने आरव की तरफ देखकर सम्मान से कहा। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया, उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। कम से कम पहले भी वो 20 से ज्यादा लोगों को मैनेज कर चुका था। इतने लोगों के बॉस कहने से कोई प्रेशर नहीं हुआ। भैया इनकी सैलरी कितनी है और ये होटल कितना प्रॉफिट कमाता है? आरव ने दिनेश की तरफ मुड़कर पूछा। सैलरी की बात करें तो अमृता की थोड़ी ज्यादा है, 15,000। एक शेफ की 10,000, बाकी ज्यादातर 3,800 से 6,000 के बीच। होटल का प्रॉफिट सारे खर्चे काटकर रोजाना करीब 10,000 रुपये बनते हैं।
दिनेश ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ठीक है, आज से तुम सबकी सैलरी में 20% बढ़ोतरी। आरव ने जल्दी से कैलकुलेशन किया और सामने खड़े 20 से ज्यादा नए सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखकर ऐलान कर दिया। क्या, सैलरी में 20% बढ़ोतरी? मेरी पहले 3,900 थी। 20% बढ़ोतरी से 4,600 हो जाएगी। मेरी 5,000 से ज्यादा थी। 20% बढ़ने से 6,000 से ज्यादा। 20 से ज्यादा लोग सुनते ही खुशी और हैरानी से भर गए। उन्हें डर था कि नई सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन आरव की बात ने सबको सरप्राइज कर दिया। पल भर में सबके मन में नए बॉस आरव के लिए अच्छा इंप्रेशन बन गया। बॉस, आप बहुत अच्छे हो, हम जरूर मेहनत करेंगे। कुछ बोल्ड लड़कियां तो खुशी से चिल्ला ही पड़ी। भैया तो कमाल हैं, अभी अभी होटल के मालिक बने और सबके दिल जीत लिए। दिनेश ने अंगूठा दिखाते हुए हंसकर कहा, सैलरी बढ़ाना लोगों के दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ज्यादातर बॉस ये फैसला नहीं ले पाते क्योंकि ये एक बार का इनाम नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। होटल आज प्रॉफिट में है, कल क्या पता घाटा हो जाए। रेनोवेशन का खर्चा भी तो है, कुछ साल बाद फिर से रेनोवेट करना पड़ेगा, बड़ा खर्चा। अगर मार्जिन कम हुआ या घाटा हुआ तो होटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिनेश आरव के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे। 20% बढ़ोतरी से रोजाना सिर्फ 1-2 हजार एक्स्ट्रा, साल भर में 3-4 लाख। होटल के प्रॉफिट के सामने कुछ भी नहीं, और आरव के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अगर होटल घाटे में भी चला तो आरव आसानी से सैलरी दे सकते हैं। सिर्फ सोचिए, आरव ने 8 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कैसे आसानी से छोड़ दिया था। इन सब की सालाना सैलरी जोड़कर भी 2-3 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। सब खुश थे। आरव ने स्टाफ को डिसमिस कर दिया। दिनेश ने आरव को खाने पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने मना कर दिया। कहा कि गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। दिनेश सिया से मिलना चाहते थे, लेकिन आरव ने हंसकर मना कर दिया, वो शर्मीली है, खास मिलवाने की जरूरत नहीं। दिनेश ने सोचा और जिद नहीं की। उन्हें अभी 3 जेडाइट पीस घर ले जाना था और आगे की कई चीजें अरेंज करनी थी। 60 किलो गोल्ड ज्यादा वॉल्यूम में नहीं था, छोटे से बॉक्स में पैक हो गया। आरव ने वो बॉक्स उठाया और ऊपर जाने को तैयार हुआ। दिनेश हैरान रह गए। 10 मिलियन से ज्यादा वैल्यू का गोल्ड बॉक्स आरव इतनी आसानी से उठाकर ले जा रहे थे। ताकत की बात नहीं, ये बोल्डनेस आम इंसान में नहीं होती। लेकिन दिनेश चुप नहीं रह सके। उनके हिसाब से जेडाइट कोई नहीं जानता था कि बॉक्स में क्या है, इसलिए टैक्सी से भेज दिया गया। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता है कि आरव के बॉक्स में 10 मिलियन से ज्यादा का गोल्ड है। अगर खबर लीक हुई और लूट हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। दिनेश के सुझाव पर कैश ट्रांसपोर्ट व्हीकल के 2 आदमी पीछे रह गए। उन्हें आरव के पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं, बस ज्यादा दूर नहीं रहना। आरव ने सोचा और मान लिया। 100 ग्राम गोल्ड इक्वल्स 1 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट, 1 किलो गोल्ड इक्वल्स 10 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स, 60 किलो इक्वल्स 6 स्पिरिट क्रिस्टल्स। लिफ्ट में आरव बेसब्री से 60 किलोग्राम गोल्ड को ट्रेडिंग स्पेस में डालने लगा। क्योंकि अभी अभी उसने स्टार ब्लू से बात पक्की की थी, वो सारे 60 किलो गोल्ड खरीद लेगी। लिफ्ट से बाहर निकलते निकलते उसके ट्रेडिंग स्पेस में 6 स्पिरिट क्रिस्टल्स पहले ही प्रकट हो चुके थे। तो ये है स्पिरिट क्रिस्टल। आरव ने मन की शक्ति से स्पिरिट क्रिस्टल्स को देखा। लाल रंग के क्रिस्टल बॉडीज ट्रेडिंग स्पेस में तैर रही थी और उनके अंदर लाल धुंध की लकीरें घूम रही थी, ऐसा नजारा जैसे कोई सपनों का दृश्य हो। जब तक सही तकनीक हो, इन्हें एब्जॉर्ब कर सकता हूं। आरव की आंखों की गहराई में चमक उभरी। स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब और रिफाइन करने की तकनीक उसने पहले से ही नजर में रखी हुई थी। अभी शुरुआत थी, इसलिए बहुत एडवांस्ड तकनीक की जरूरत नहीं। फिर भी इसके लिए 5 स्पिरिट क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ेंगे। अभी अभी 60 किलो गोल्ड बेचकर मिले सिर्फ 6 स्पिरिट क्रिस्टल्स। 5 स्पिरिट क्रिस्टल्स मतलब 500 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स। अगर उसी क्वालिटी के जेडाइट में कन्वर्ट करें तो 500-600 पीस लगेंगे, बिल्कुल सस्ता नहीं। शुरुआत में आरव ने स्टार ब्लू से पूछा था कि क्या वो इससे कम दाम में तकनीक दे सकती है। उसे लगा था कि स्टार ब्लू को यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत पहले मिला है, तो शायद उसके पास एब्जॉर्ब और रिफाइन की तकनीक होगी, या उससे भी एडवांस्ड। लेकिन स्टार ब्लू ने कहा कि सबसे बेहतर यही है कि ऑफिशियल स्टोर से खरीदे। वहां से खरीदी गई तकनीक इंस्टेंट मास्टर हो जाती है, जैसे सालों से प्रैक्टिस की हुई हो। अगर प्राइवेट ट्रेडर से खरीदेगा तो पता नहीं कब मास्टर कर पाएगा। सब कुछ फालतू है, सिर्फ ताकत ही असली हकीकत है। आरव ने आंखें बंद की, तकनीक चुन ली और खरीदने का ऑर्डर दिया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए तो क्या फायदा। बिना ताकत के दौलत की रक्षा नहीं कर सकता, और ताकत हो तो सब कुछ हासिल हो सकता है।
ब्रह्मांड की कई सिविलाइजेशंस की सच्चाई देखकर आरव ये अच्छे से समझ चुका था। पृथ्वी पर हाई क्वालिटी जेडाइट की कीमत देखकर उसे पता चल गया था कि दौलत उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा कमी ताकत की है। अगर ताकत काफी होती तो क्या उसे 2 सिक्योरिटी कंपनियों के आदमियों को अपने पीछे लगवाना पड़ता? अगर ताकत काफी होती तो क्या कल रात सिया को लेकर भागना पड़ता? उसे पता था कि कौन उसके और सिया के खिलाफ साजिश रच रहा है, फिर भी उसे सहना पड़ा। अगर ताकत काफी होती तो वो तुरंत जवाबी हमला कर देता। धूम! एक जबरदस्त जानकारी का धमाका आरव के मानसिक स्पेस में हुआ। एक चमत्कारी ताकत उसके दिमाग से पूरे शरीर में फैल गई। कुछ पलों बाद एक गैसियस पदार्थ अचानक जन्मा जो तेजी से मेरिडियंस में घूमने लगा। कई चक्करों के बाद वो मानसिक स्पेस में लौटा और लाल धुंध की एक धारा बन गई। ये है स्पिरिचुअल एनर्जी। आरव ने गहरी सांस ली। तकनीक की जानकारी से पता चला कि ये लाल धुंध ही वो लेजेंडरी स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसके जन्म से ही उसका दिमाग अविश्वसनीय रूप से क्लियर हो गया। पहले मार्शल आर्ट्स पिल से ओवरड्राफ्ट पोटेंशियल की वजह से शरीर में कुछ छिपा हुआ नुकसान महसूस हो रहा था, लेकिन अभी जो गैसियस पदार्थ पैदा हुआ उसने वो सारे नुकसान ठीक कर दिए और पूरा शरीर एनर्जी से भर गया। ताजगी महसूस हो रही थी। यही आरव का अभी का एहसास था। ये 5 स्पिरिट क्रिस्टल सच में वक्त थे। आरव उत्साह से सोचने लगा। मानसिक स्पेस में लाल धुंध उसके शरीर की क्यूई के साथ थोड़ा रेजोनेट कर रही थी। उसे लग रहा था कि ऐसी स्थिति में आगे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस बहुत आसान होगी। तकनीक की जानकारी में भी यही लिखा था। अब वो और ज्यादा यकीन कर चुका था। मार्शल आर्ट्स पिल। आरव की नजर जल्दी से एक मार्शल आर्ट्स पिल पर गई जो उसने पहले से नोटिस कर रखी थी। अचानक कई सिविलाइजेशंस के अलग अलग मार्शल आर्ट्स पिल्स की इमेज उसके दिमाग में उभरी। अभी शुरुआत है, सबसे जरूरी है सॉलिड फाउंडेशन। 100 डे फाउंडेशन पिल मेरे लिए काफी सूटेबल है। आरव ने एक खास पिल की तरफ देखकर सोचा। ब्रह्मांड में अनगिनत सिविलाइजेशंस हैं, हर एक का कल्टीवेशन तरीका अलग, लेकिन मकसद एक ही, शरीर और आत्मा को मजबूत करना। मार्शल आर्ट्स एक मुख्य तरीका है। चूंकि आरव बचपन से मार्शल आर्ट्स कर रहा था, इसलिए दूसरा रास्ता चुनने की जरूरत नहीं। 100 डे फाउंडेशन पिल बहुत असरदार लेकिन महंगा भी। हर पिल 10 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स। आरव ने आह भरी। ये तो कल्टीवेशन की शुरुआत थी। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम की जानकारी देखकर उसे पता था कि कल्टीवेशन का रास्ता एक अनंत गड्ढा है, जितने भी रिसोर्सेस दो कभी काफी नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ उसके पास अनगिनत रिसोर्सेस चुनने का मौका था। ये बहुत बड़ी किस्मत थी। बहुत से लोग रिसोर्सेस लगाना चाहते हैं लेकिन जगह ही नहीं मिलती, और ऊपर से सिस्टम की मदद से वो तेजी से रिसोर्सेस जमा कर सकता था। आरव ने 10 100 डे फाउंडेशन पिल्स चुन लिए और खरीद लिए। एक पिल रोज एक बार लेना था तो 10 पिल्स 10 दिनों के लिए काफी। इस तरह अभी अभी मिले 6 स्पिरिट क्रिस्टल्स पूरे खर्च हो गए। स्पिरिट क्रिस्टल्स की वैल्यू बहुत थी, लेकिन खर्च करना भी बहुत आसान था। तब तक आरव 7वीं मंजिल पर पहुंच चुका था, उसी कमरे के दरवाजे पर जहां उसने और सिया ने रूम लिया था। कमरे में जाने की बजाय आरव रुका और 100 डे फाउंडेशन पिल्स के ट्रांसफर होने का इंतजार किया। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पर आइटम्स खरीदने पर पेमेंट के तुरंत बाद ट्रांसफर नहीं होता। थोड़ा वेटिंग टाइम लगता है, करीब 1 मिनट। 1 मिनट बाद 10 100 डे फाउंडेशन पिल्स उसके ट्रेडिंग स्पेस में आ गए। आरव ने मानसिक शक्ति से एक पिल निकाला और निगल लिया। धूम! एक गर्म लहर उसके शरीर में फटी और तेजी से मेरिडियंस में घूमने लगी। यह एहसास अभी अभी एब्जॉर्ब और रिफाइन तकनीक खरीदने से अलग था। गर्म लहर पूरे शरीर में घूमते हुए आरव को महसूस हुआ कि उसका शरीर तेजी से मजबूत हो रहा है। तो यही है 100 डे फाउंडेशन पिल का असर। बुरा नहीं। आरव की आंखों में चमक उभरी। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पर बेस्ट सेलिंग पिल्स में से एक होने की वजह साफ थी। उसे लग रहा था कि अपनी मौजूदा स्थिति में लेट मिंगजन स्टेज तक ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आरव ने दरवाजा खोला। सिया कपड़े बदल चुकी थी और कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। भैया, तुम कहाँ गए थे? आरव के अंदर आते ही सिया दौड़कर उसके पास आए और उत्साह से पूछा। बस बाहर कुछ बातें करने गया था। चलो, तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। आरव मुस्कुराकर बोला। वाह, कितने दिनों बाद भैया के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। सिया की आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश थी। शॉपिंग ज्यादातर लड़कियों को पसंद होती है। जरूरी नहीं कि बहुत कुछ खरीदना हो, बस प्रोसेस एंजॉय करना। सिया भी इससे अलग नहीं थी, लेकिन वो आरव के साथ शॉपिंग करना सबसे ज्यादा पसंद करती थी। हर बार उसके लिए सबसे खुशी का पल होता था। भैया, चादरें।
भी साथ ले चलें। अगले ही पल सिया मुड़ी और बिस्तर की तरफ दौड़ी। बिस्तर पर साफ सुथरी तहकी हुई चादरें देखकर उसने शर्माते हुए कोकेटिश अंदाज में कहा, चेहरा लाल हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।